बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है लॉज एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ परफेक्ट गैसेस। इस चैप्टर में जो हम टॉपिक्स पढ़ेंगे उनकी लिस्ट आपके सामने ये है। 2.1 टॉपिक में हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। टॉपिक 2.2 में हम जो परफेक्ट गैसेस के लॉज हैं, कवानीन हैं, उनको पढ़ेंगे। 2.3 टॉपिक जो कि बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें हम गैस इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट द टॉपिक 2.4, उसमें हम स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस, मोलर स्पेसिफिक हीट्स और उनके मैथमेटिकल रिलेशंस के हवाले से जो है ना हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है जी 2.4, जिसमें मैं आपको बता चुका हूँ स्पेसिफिक हीट, और उससे अगला जी 2.5 एंथैल्पी एंड एंट्रोपी के बारे में बात करेंगे। एंड द लास्ट वन, आपको पता है कि चैप्टर के एंड पे हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को स्टडी करते हैं और जो फार्मूलाज हम इन टॉपिक्स में पढ़ते हैं उनको अप्लाई करके हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। सो द टॉपिक 2.1, इंट्रोडक्शन टू लॉज एंड प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट गैसेस। सबसे पहले परफेक्ट गैस को डिफाइन करना ज़रूरी है कि कोई भी परफेक्ट गैस या जिसको आइडियल गैस भी कहते हैं वो मतलब गैस है जिसमें वेपोरेशन जो है वो लिक्विड स्टेट से जो है ना वो कंप्लीट हो और तमाम गैस लॉज को जो है ना ओबे करे, उसके अंडर हो। तमाम कंडीशंस पर, प्रेशर और टेम्परेचर की तमाम कंडीशंस पर जो गैस है, परफेक्ट गैस है, उसकी वेपोरेशन कंप्लीट हो और वो इन तमाम कवानीन को जो हम आगे पढ़ेंगे उनको स्ट्रिक्टली ओबे करे, उसको हम क्या कहते हैं? परफेक्ट गैस कहते हैं। या अगर इसकी सिंपल डेफिनेशन हम करें कि एक ऐसी गैस जो गैस लॉज को, तमाम गैस लॉज को ओबे करे, उसको हम परफेक्ट गैस कहते हैं। ये भी डेफिनेशन ठीक है। तो ये जो कवानीन हैं जिनके गैस ओबे करेगी उनके नाम है बॉयज़ लॉ, चार्ल्स लॉ, गे-लुसेक लॉ, नंबर 4 जोल्स लॉ, नंबर 5 एवोगैड्रोस लॉ, नंबर 6 रेगनॉल्ड्स लॉ एंड लास्ट वन नंबर 7 डाल्टन्स लॉ। तो ये 7 कवानीन हैं जिनको ओबे करने से कोई भी गैस परफेक्ट गैस बन जाती है। इनके आगे रिलेशन है मैथमेटिकल। बॉयज़ लॉ होता है पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पी प्रेशर, वी वॉल्यूम, और इस जो कानून में जो चीज़ कांस्टेंट रहती है, मुस्तकिल रहती है, वो टेम्परेचर है। चार्ल्स लॉ कैसे बनता है? वॉल्यूम ओवर टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये इसकी फाइनल इक्वेशन फॉर्म है और इसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है। गे-लुसेक लॉ प्रेशर ओवर टेम्परेचर होता है और ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, जबकि इस कानून में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। जोल्स लॉ की जब हम डेफिनेशन पढ़ेंगे तो उसमें हमें ये रिलेशन पढ़ने को मिलेगा जो कि ये कह रहा है कि जो एनर्जी स्टोर्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस है। ये हम आगे जाके हम स्टडी करेंगे। इसी तरह रेगनॉल्ड्स लॉ में जो बात हमसे की गई है वो आगे इंशाल्लाह मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। बॉयज़ लॉ के जो इन इक्वेशन से पहले जो एक्सप्रेशन बनते हैं वो कुछ इस तरह से होगा। ये जो साइन है ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है। जब भी कोई कानून इक्वालिटी से पहले जो शक्ल इख्तियार करता है उसको हम इस तरीके से ज़ाहिर करते हैं। इसी तरह चार्ल्स लॉ ये बता रहा है कि वॉल्यूम और टेम्परेचर का डायरेक्ट ताल्लुक है, जबकि बॉयज़ लॉ में बताया जा रहा है कि वॉल्यूम और प्रेशर का जो ताल्लुक है वो इन्वर्स है, यानी कि वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा। और डायरेक्ट ताल्लुक होने का मतलब है कि वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा या टेम्परेचर बढ़ेगा वॉल्यूम बढ़ेगा। इसी तरह एवोगाड्रोस लॉ में वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, तो ये भी डायरेक्ट रिलेशन है, यानी कि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी भी बढ़ेगी। टॉपिक 2.2, इसमें हम जो कवानीन हैं जिनको परफेक्ट जो गैस है ओबे करती है उनको बारे में हम स्टडी करेंगे। तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो गैस की जो तबी खसूसियात हैं, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको 3 अवामल, 3 चीज़ें, 3 मुतग़य्यरात जो हैं वो कंट्रोल करते हैं। नंबर 1 प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस, नंबर 2 वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस, एंड थर्ड वन इज टेम्परेचर ऑफ गैस, PVT। तो इसको हम याद रखने के लिए PTV के तौर पे भी हम याद रख सकते हैं कि PTV, ये 3 क्वांटिटीज़ हैं जो किसी भी गैस की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को कंट्रोल करने की ज़िम्मेदार हैं। यहाँ पे दोबारा आपको बॉयज़ लॉ, चार्ल्स लॉ, गे-लुसेक लॉ, अगर इन तीनों कवानीन को मिला दिया जाए तो हमारे पास कुछ इस तरह की शक्ल आती है और इसको
इन तीनों को कंबाइन करने से जो गैस लॉ हासिल होता है उसको कंबाइंड गैस लॉ कहते हैं। ये भी हम आगे जाके स्टडी कर लेंगे। इसको कंबाइन कैसे किया जाएगा, आप देख सकते हैं कि प्रेशर और वॉल्यूम ये दोनों शुमाल करनंदे यानी कि न्यूमरेटर में है, यहाँ पे वॉल्यूम न्यूमरेटर में है। तो जब वॉल्यूम 2 दफ़ा न्यूमरेटर में है तो हम उसको रिपीट नहीं करेंगे, बल्कि उसको एक ही दफ़ा कंबाइन करके ऊपर ही लिखेंगे। जबकि आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर इन दोनों इक्वेशन में नीचे है, लिहाजा इस टेम्परेचर को नीचे लिखा जाएगा। और इसी तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रेशर न्यूमरेटर में है और यहाँ पे भी न्यूमरेटर में, लिहाजा प्रेशर ऊपर ही आएगा। तो इस तरीके से कंबाइन करने से जो एक इक्वेशन होती है, जबकि के कोई कांस्टेंट है, तो ये कहलाता है कंबाइंड गैस लॉ। अब हम बारी बारी आके स्टडी करते हैं इन लॉज को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ बयान करता है कि एब्सोल्यूट प्रेशर किसी भी गिवन मास और जबकि गैस परफेक्ट हो वो वेरी करेगा, वेरीज इनवेरिएबली, यानी कि जिसको हम कहते हैं ना इनडायरेक्टली वो जो है ना चेंज होगा एज इट्स वॉल्यूम, यानी कि प्रेशर और वॉल्यूम का ताल्लुक इनडायरेक्ट होगा। जबकि ये जुमला लिखना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि टेम्परेचर जो है वो रिमेन्स कांस्टेंट। ये है जी बॉयल्स लॉ की डेफिनेशन, और इसको सिंपली हम जो फाइनल फॉर्म में हम लिखते हैं पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब यहाँ से एक बात समझने की ज़रूरत है, वो ये है कि अगर पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसका मतलब ये है कि अगर हम कोई दो स्टेट्स पर कोई दो मुख्तलिफ वक्तों पे अगर हम वैल्यूज़ लेते हैं, तो मिसाल के तौर पे जो फर्स्ट इंटरवल में वैल्यू ली गई उसको हम कहते हैं P1 V1, और जब दूसरी दफ़ा किसी और वक्त में वैल्यू ली गई वो होगी P2 V2। लिहाजा PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होने का मतलब ये है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ये दोनों एक्सप्रेशन इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह अगर हम किसी और थर्ड पॉइंट पे जाके हम वैल्यू लेंगे तो वो होगा P3 V3, लिहाजा P1 V1 विल बी इक्वल टू P3 V3 एंड सो ऑन। जितने पॉइंट्स लेंगे तमाम पे ये जो रिलेशन है ये होल्ड करता है। सेकंड लॉ इज़ द चार्ल्स लॉ। इसको डिफाइन करने के दो तरीके हैं। तो पहले हम वो पुराने वाला तरीके की डेफिनेशन पढ़ते हैं जिस तरह से हमने बॉयल्स लॉ की पढ़ी। तो वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए परफेक्ट गैस वेरीज डायरेक्टली एज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी कि वॉल्यूम और टेम्परेचर का ताल्लुक डायरेक्ट है, लेकिन कब डायरेक्ट होगा, जब एब्सोल्यूट प्रेशर जो है वो रिमेन्स कांस्टेंट रहे। इसको यहाँ पे एक्सप्रेशन में रिप्रेजेंट किया जाता है V/T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और इसी तरह मुख्तलिफ पॉइंट्स पर जब हम कंडीशंस लेंगे तो उसके लिए हम इस कानून को इस शक्ल में लिखेंगे, यानी कि V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2, जबकि इस कानून में प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहता है। सेकंड डेफिनेशन में आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि ऑल द परफेक्ट गैसेज चेंज इन वॉल्यूम बाय 1/273 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर एवरी 1 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज इन टेम्परेचर व्हेन द प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि तमाम जो गैसेस हैं जो कि जिनका ओरिजिनल वॉल्यूम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, तो हर 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर चेंज होगा बढ़ेगा, तो वॉल्यूम में जो बढ़ाव आएगा वो इतने % होगा, 1/273 इतने, यानी कि उस ओरिजिनल वॉल्यूम का 273 जो पार्ट होगा 273वां हिस्सा होगा, उतना वॉल्यूम जो है ना वो बढ़ेगा फॉर एवरी 1 डिग्री सेंटीग्रेड, हर 1 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज इन टेम्परेचर में। जबकि प्रेशर को कांस्टेंट होना चाहिए, या प्रेशर जो है ना वो कांस्टेंट रहेगा। ये जी चार्ल्स लॉ। अब हम बात करते हैं गैलुसैक लॉ। ये बयान करता है कि एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ ए गिवन मास ऑफ अ परफेक्ट गैस वेरीज डायरेक्टली एज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी कि प्रेशर और टेम्परेचर का ताल्लुक डायरेक्ट होगा, जबकि वॉल्यूम जो है वो रिमेन्स कांस्टेंट, वो कांस्टेंट रहेगा। तो इस जो कानून का रिलेशन है वो क्या है जी, P/T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये C कांस्टेंट के लिए लिखा गया है। और अगर हम मुख्तलिफ स्टेट्स पे बात करेंगे तो P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2 इज इक्वल टू P3/T3 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये जो तमाम 1 2 3 लिखे हुए हैं ये सब्सक्रिप्ट है। सब्सक्रिप्ट किसी भी सिंबल के नीचे इस तरीके से लिखा जाता है। तो ये है जी गैलुसैक लॉ। अब हम बात करते हैं जोल्स लॉ के बारे में। अगर किसी भी गैस की परफेक्ट गैस की डेंसिटी कसाफत को कांस्टेंट मुस्तकिल रखा जाए तो उसमें होने वाले जो इंटरनल एनर्जी में तब्दीली है
वो उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। इसको मैथमेटिकली लिखने का तरीका ये है, यहाँ पे डी है डिफरेंशियल, डिफरेंशियल जो है वो चेंज के लिए इस्तेमाल होता है, और ये जो m है ये मास ऑफ गैस है, और c जो है वो कांस्टेंट होगा, और ये cv क्या चीज़ है ये आगे आपको बताया जाएगा कि ये मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, जबकि T2 माइनस T1 टेम्परेचर का डिफरेंस है। तो फिलहाल के लिए आप इसको इक्वेशन याद रखिए। नेक्स्ट टॉपिक्स में हम इसको जो है ना स्टडी करेंगे कि cv और cp क्या होता है। फिफ्थ लॉ इज नेम्ड एज एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है कि अगर इक्वल वॉल्यूम्स हों तमाम गैसेस के और उनका टेम्परेचर और प्रेशर सेम हो, अगर हम मिसाल के तौर पे 3 गैसें लेते हैं और उनका वॉल्यूम सेम हो, जबकि मज़ीद उनमें उन तमाम का टेम्परेचर और प्रेशर भी सेम हो, तो उनमें पाए जाने वाले जो मॉलिक्यूल्स की तादाद है वो इक्वल होगी। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दी गई है कि अगर हम 1 मीटर क्यूब ऑफ O2 लें, उसमें सेम मॉलिक्यूल्स होंगे जैसा कि 1 क्यूबिक मीटर ऑफ H2 में पाए जा रहे हैं, जबकि टेम्परेचर और प्रेशर क्या होगा वो रिमेन सेम होगा। तो एनटीपी क्या था जी, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस। यहाँ पे कुछ वैल्यूज के आपको समझाया जा रहा है, इसमें आपको याद रखने की ज़रूरत इतनी नहीं है, जस्ट एग्जांपल के तौर पे आप इसको स्टडी कर सकते हैं। तो एवोगैड्रोस लॉ को डिफाइन करने का एक और तरीका है इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ डिफरेंट गैसेस, यानी कि डिफरेंट गैसेज हों लेकिन उनके वॉल्यूम इक्वल हो, उनमें इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। कब पाए जाते हैं? जब उनका टेम्परेचर और प्रेशर सेम हो। दिस इज कॉल्ड एवोगैड्रोस लॉ। सिक्स्थ लॉ इज द डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है। ये लॉ बयान करता है कि किसी भी जो कंटेनर में अगर हम मिक्सचर ऑफ गैसेस लें तो उनका जो टोटल प्रेशर एक्सर्ट होगा वो उनके इंडिविजुअल प्रेशर जो एक्सर्ट करेंगी वो गैसें उनके सम के बराबर होगा। मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ कि किसी भी कंटेनर में, किसी बॉक्स में, किसी जगह पे, सिस्टम में अगर हम डिफरेंट गैसेस लेते हैं, उनका मिक्सचर लेते हैं, तो उस सिस्टम का टोटल प्रेशर बराबर होगा उन तमाम गैसेस के इंडिविजुअल प्रेशर्स के सम का। यानी कि मिसाल के तौर पे एक हाइड्रोजन गैस ली, ऑक्सीजन ली और एक हीलियम ले ली, तो मिसाल के तौर पे पहला जो प्रेशर है ऑक्सीजन का वो है 10 बार, सेकंड जो है उस जो मैंने आपको बताया ये हीलियम गैस है, लेट्स सपोज वो 20 बार लगा रही है, और थर्ड कोई गैस है हमारे पास वो 5 लगा रही है, तो 10 प्लस 20 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 35 बार वो आपका टोटल प्रेशर होगा। इसको हम कहते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। एंड द लास्ट वन एंड द सेवंथ लॉ इज रेगनॉल्ड्स लॉ। रेगनॉल्ड्स लॉ ये बयान करता है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है जिसको हम सी से ज़ाहिर करते हैं, और ये 2 तरह की होती है, एट कांस्टेंट प्रेशर होती है और एट कांस्टेंट वॉल्यूम होती है। इसको सी पी से ज़ाहिर करते हैं, इसको सी वी से ज़ाहिर करते हैं। ये इसके बारे में हम अगले टॉपिक्स में स्टडी करेंगे। तो इनकी वैल्यू चेंज नहीं होती प्रेशर और टेम्परेचर के चेंज होने से, यानी कि सी पी और सी वी की वैल्यूज़ जो है हमेशा क्या रहती है, किसी भी गैस के लिए रिमेन्स कांस्टेंट रहती है। इस कानून को रेगनॉल्ड्स का कानून यानी कि रेगनॉल्ड्स लॉ कहते हैं। यहाँ पर हमने जितने गैस के लॉज अभी हमने स्टडी किए हैं उनको दोबारा से रिवाइज करने के लिए स्लाइड बनाई गई है। बॉयज़ लॉ का फार्मूला ये है, चार्ल्स का ये है, गैलोसिकल का ये है, कंबाइंड गैस का आपको बता दिया गया है। अब ये जो आइडियल गैस लॉ है ये आगे हम स्टडी करेंगे, और आगे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दी गई है कि कौन सा कानून किस कंडीशंस पे जो है वो बनता है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो कि आपके टॉपिक्स को रिवाइज करने में आसानी पैदा कर सकती है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ 2.3 गैस इक्वेशंस। अब ये मैंने GCU क्यों लिखा हुआ है ये आपको याद रखवाने के लिए कि आप G स्टैंड्स फॉर जनरल गैस इक्वेशन, C का मतलब है कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन, और U का मतलब होगा यूनिवर्सल गैस इक्वेशन। इस तरतीब में आपने इसको याद रखना है। तो सबसे पहले हम जनरल गैस, इसको कंबाइंड गैस लॉ या आइडियल गैस इक्वेशन भी कहते हैं। इसकी जो इक्वेशन है वो है PV = nRT,
और ये कंबाइंड गैस लॉ से अखज़ की जाती है। कैसे, इसकी डेरिवेशन हम आगे देखेंगे। करैक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन है PV इज इक्वल टू MRT, जबकि इसमें जो गैस कांस्टेंट है R उसकी वैल्यू है 287 जूल पर केजी पर केल्विन। याद रखें ये जो केल्विन है ये डिनोमिनेटर में केजी के साथ है, तो इसको पढ़ा जाएगा इस तरीके से जूल पर केजी पर केल्विन। ये यूनिट है इस गैस कांस्टेंट R का और इसकी वैल्यू है 287, जबकि यहाँ पे N और M यहाँ मैस है, यहाँ पे N जो है वो नंबर ऑफ मोल्स हैं, ये आपको आगे बता दिया जाएगा। और यूनिवर्सल गैस इक्वेशन कुछ इस तरह से लिखी जाती है RU, ये और RU का मतलब है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जबकि सिंपल R सिंपल गैस कांस्टेंट होता है। और ये जो यूनिवर्सल गैस इक्वेशन है कुछ इस तरह से लिखी जाती है कि RU इज इक्वल टू कैपिटल M मल्टीप्लाई R, जबकि यहाँ पे जो R की वैल्यू होती है वो होती है 8314 और यहाँ पे कुछ यूनिट थोड़ा सा चेंज होगा। यहाँ पर जूल पर केजी तक तो सेम होगा, लेकिन यहाँ पे पर मोल के हिसाब से। क्यों? क्योंकि हमने जो कैपिटल M लिया है वो मॉलिक्यूलर मास लिया है। ये है जी यूनिवर्सल गैस इक्वेशन। ये मैंने तीनों को इकट्ठे आपको लिख के ब्रीफली समझाया है कि जनरल गैस इक्वेशन क्या है, करैक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन क्या है और यूनिवर्सल गैस इक्वेशन क्या है। आगे हम देखते हैं कि जनरल गैस इक्वेशन की डेरिवेशन हमने किस तरह से करनी है, तो ये हम देखेंगे यहाँ पे। जनरल गैस इक्वेशन की जो डेरिवेशन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये बड़ी आसान भी है, इसको समझना ज़रूरी है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जनरल गैस इक्वेशन के 2-3 नाम और भी हैं, कंबाइंड गैस लॉ और आइडियल गैस लॉ भी इसको हम कहते हैं। तो इसके लिखने के रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके हैं, 2 तरह की इक्वेशन इसको रिप्रेजेंट करती हैं। PV इज इक्वल टू NRT भी है और ये भी है। अब ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे ज़रा समझाता हूँ कि ये दोनों एक जैसी कैसे हैं। कि या तो हम इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं जनरल गैस इक्वेशन को, इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब आपको कुछ समझाया जा रहा है कि अगर हम 1 मोल ऑफ गैस लें, यानी कि N की वैल्यू 1 लें, तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह की बनती है। और ये चीज़ क्या है, ये कांस्टेंट है। तो इसी तरीके से हमने ये जो कंबाइंड गैस भी यही शक्ल पड़ी थी कि PV/T इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो लिहाजा ये जो दोनों शक्लें हैं ये मुमासलत रखती हैं। इस तरीके से आपको जो है ना वो समझ आ जानी चाहिए कि ये दोनों सेम कैसे हैं। तो आगे हम बात करते हैं कि ये जो आइडियल गैस है, ये गैस लॉ है, ये किस चीज़ का रिलेशनशिप है। इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड मोल्स ऑफ अ गैस। ये मोल्स हैं, N स्टैंड फॉर मोल्स। तो तमाम गैसेस जो है वो आइडियली बिहेव करती हैं लो प्रेशर के ऊपर। तो अब हमने देखना है कि ये जो इक्वेशन है ये कैसे आई है। तो इसके लिए आपने 3 कवानीन को लेना है। सबसे पहले बॉयल्स लॉ को लेना है, फिर चार्ल्स को और फिर एवोगैड्रोस को। बॉयल्स लॉ भी हमने पीछे पढ़ा था कि जो कि हमें बताता है कि वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। सिमिलरली चार्ल्स लॉ में क्या कहता है कि वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और एवोगैड्रो लॉ हमें क्या बताता है, वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो इन तीनों कवानीन को कंबाइन करना है। अब कंबाइन करने का मतलब आपको मैं दोबारा समझा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तीनों की लेफ़्ट हैंड साइड सेम है और ये प्रोपोर्शनैलिटी है, अभी इक्वालिटी नहीं है। लिहाजा इनको कंबाइन करने का मतलब है कि लेफ़्ट साइड पे सिंपल V आएगा। इसी तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे तो 1 है और P आपका डिनोमिनेटर में है, लिहाजा P आपका यहाँ पे नीचे आएगा। और टेम्परेचर भी आपका ऊपर है न्यूमिनेटर में और नंबर ऑफ मोल्स भी आपका न्यूमिनेटर यानी कि शुमाल कंधा में है, तो ये ऊपर आएगा। तो जब हम इस प्रोपोर्शनैलिटी को बराबरी में यानी कि इक्वालिटी में चेंज करेंगे तो हमें एक कांस्टेंट से दाएं साइड पर इक्वालिटी के दाएं साइड पे मल्टीप्लाई करना होता है। अब ये कांस्टेंट है R, इसको हम कहते हैं गैस कांस्टेंट, या इसको इस इक्वेशन के हवाले से जनरल गैस कांस्टेंट भी हम कहते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ये जो जनरल गैस इक्वेशन है PV इज इक्वल टू NRT, ये जो है ना अखज़ की जाती है। मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन कर दूं कि ये चीज़ डेरिवेशन है, ये जो 3 स्टेप में की गई है, जबकि ये जो चीज़ है ये आपको समझाई गई है कि ये दोनों इक्वेशन एक जैसी कैसे हैं। इनको हम मतलब दोनों को हम बराबर क्यों लेते हैं, हम क्यों कहते हैं कि ये भी जनरल गैस इक्वेशन है और ये भी जनरल गैस इक्वेशन ही है। तो ये इस डायग्राम में मैंने आपको समझाया है।
कुछ मज़ीद पॉइंट्स जनरल गैस के हवाले से जो है वो डिस्कस हम कर लेते हैं कि चार्ल्स और गलुसक लॉ को कंबाइन करने से हमारे पास कुछ इस तरह से सिचुएशन बनती है। तो अगर हम जो है वो मास गैस का जो है वो किलोग्राम या ग्राम्स में लेते हैं तो हम सिंपल के यूज़ करते हैं। तो इसको भी हम आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं। पी वी इज इक्वल टू के टी, ये इस इक्वेशन को के टी लिखा, के इज इक्वल टू गैस कांस्टेंट और जो कि डिपेंड करता है मास पे। लेकिन अगर आप इस मास को 1 kg स्पेसिफिक कर दें, क्योंकि सिंपल kg स्पेसिफिक नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर आप उसको 1 kg कर दें तो आपका के सिंपल गैस कांस्टेंट नहीं बल्कि स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट कहलाता है। इसी तरह अगर आपका जो मास है वो 1 kg मोल में लिया जाएगा तो के की वैल्यू सेम होगी, लेकिन उस के को आर से रिप्लेस किया जाएगा और उस आर का नाम होता है जनरल गैस कांस्टेंट। तो अभी हमने देखा है कि जनरल गैस कांस्टेंट में हम ये वाला जो कांस्टेंट है आर वो इस्तेमाल करते हैं, पी वी इज इक्वल टू आर टी। तो यहाँ से अब आपको मैं ब्रीफली बता देता हूँ कि अगर मास का यूनिट केजी पर ग्राम होगा एनी केजी तो वो सिंपल गैस कांस्टेंट है, लेकिन अगर 1 kg होगा तो वो होगा स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट, लेकिन अगर 1 kg मोल यूनिट होगा तो फिर उसका नाम क्या होगा, जनरल गैस कांस्टेंट। तो दोबारा यहाँ से हम रिवाइज कर लेते हैं कि बॉयज़ लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रोस लॉ को कैसे कंबाइन करना है और हमारे पास किस तरीके से जनरल गैस इक्वेशन की जो है वो डेरिवेशन की जाती है। तो ये आपको यहाँ पे दोबारा समझाया जा रहा है। और अगर n की वैल्यू 1 हो जाए तो हमारे पास ये जो कानून है, ये जो मतलब शक्ल है पी वी इज इक्वल टू आर टी, आर इज़ अ कांस्टेंट, तो ये शक्ल इख्तियार कर लेता है कंबाइंड गैस लॉ। यानी कि कंबाइंड गैस लॉ और ये जो आपकी जो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी है, ये सेम ही जो है ना वो मुमासलत रखती हैं, ये सेम इक्वेशन है, ये दोनों जनरल गैस इक्वेशन कहलाती हैं। जी नेक्स्ट है जी करैक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन। मैंने आपको जैसे कि सीक्वेंस बताया था जी सी यू का, तो आपने जनरल जो गैस इक्वेशन है वो ड्राइव कर ली, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है आप उसी से करैक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन ड्राइव करनी है। जी सी यू का पैटर्न इसलिए आपको बनवाया गया है कि अगर पेपर में डायरेक्ट सवाल आता है कि आप करैक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन डिफाइन करें तो उससे पहले आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि इससे पहले हमें जनरल गैस इक्वेशन का पता होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं आपको इसके बारे में कुछ बता देता हूँ कि ये जो इक्वेशन है ये मॉडिफाइड फॉर्म है जनरल गैस इक्वेशन की, यानी कि जनरल गैस इक्वेशन में हम कुछ तरमीम करेंगे, कुछ तब्दीली करेंगे, मॉडिफिकेशन करेंगे, तो उस तरीके से हम इसको ड्राइव कर लेंगे। अच्छा जी, और दूसरी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये उस वक्त इस्तेमाल होती है जब गैस का मास या तो 1 kg से बड़ा हो या 1 kg से लेस हो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टेक्निकल पॉइंट है याद रखने वाला। जबकि जो जनरल गैस इक्वेशन है वो हमेशा सिर्फ उस मास ऑफ गैस के लिए इस्तेमाल हो रही है जब उस जो मास ऑफ गैस है वो इक्वल है 1 kg के, ना 1 kg से ज़्यादा है ना 1 kg से कम है। अगर हम जनरल गैस इक्वेशन में वॉल्यूम का जो है वो कहते हैं इफ़ द वॉल्यूम इज़ टेकन एज दैट ऑफ 1 kg ऑफ गैस, यानी कि अगर हम जनरल गैस इक्वेशन में जो वॉल्यूम है वो भी हम उसी का कंसिडर करें जो कि 1 kg का है, तो वो स्पेसिफिक वॉल्यूम कहलाता है। इसको वी एस से डिनोट करते हैं। तो जब हम स्पेसिफिक वॉल्यूम इस्तेमाल करेंगे तो जो हमारा सी कांस्टेंट होगा वो आर से रिप्लेस हो जाएगा इस इक्वेशन में। अब दोबारा ज़रा इसको समझिएगा, ये है जनरल गैस इक्वेशन पी वी ओवर टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट सी, तो सी की जगह आर आ जाएगा जबकि वी की जगह वी एस आएगा। ये हमने 2 तरमीम की हैं, ठीक है जी। अब हमने चूँकि ये तो 1 kg के लिए है, हमें चाहिए क्वेश्चन फॉर लेस देन और ग्रेटर देन या फॉर एनी मास। एनी मास का मतलब है 1 kg से बड़ा या 1 kg से छोटा। तो ये जो स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है ये जनरल वॉल्यूम आम वॉल्यूम पर मास है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम वी एस की वैल्यू जो है ना वो यहाँ पे हम दोनों तरफ m को मल्टीप्लाई करेंगे और m इंटू वी एस किसके बराबर है, v के।
तो हमारे पास सिंपल ये इक्वेशन आ जाएगी जो कि करैक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन है। यहाँ पे जो आर का यूनिट है वो आपको पहले मैं बता चुका हूँ, जूल पर केजी पर केल्विन, और एटमॉस्फेरिक के लिए ये वैल्यू इस्तेमाल होती है आर की 287 जूल पर केजी पर केल्विन। अब आप इसमें कंफ्यूज ना हो, अगर इसी वैल्यू को 1000 से तकसीम कर दिया जाए तो यानी कि तो ये जूल किलो जूल में कन्वर्ट हो जाएगा और आपके 2 के आगे जो है ना वो पॉइंट आ जाएगा और आपकी वैल्यू 0.287 किलो जूल पर केजी पर केल्विन ये यूनिट बन जाएगा। यूनिट्स का डिफरेंस है। वैल्यू आपको पता है कि जब जूल को किलो जूल में कन्वर्ट करना है तो 1000 से तकसीम करना पड़ेगा। इस तरीके से आपकी आर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, करैक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन सबसे ज़्यादा पेपर में आने वाली है, इसको आपने ध्यान से समझ के करना है। अब हम लास्ट गैस इक्वेशन की बात करते हैं जो कि है यूनिवर्सल गैस इक्वेशन। अब ये मॉडिफाइड फॉर्म है करैक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन की, जबकि करैक्टरिस्टिक कौन सी थी, वो मॉडिफाइड फॉर्म थी जनरल गैस इक्वेशन की। तो यहाँ पे जो मास ऑफ गैस है उसका यूनिट होगा केजी मोल्स, सिंपल केजी नहीं। और यहाँ पे जो तरमीम होगी करैक्टरिस्टिक में वो क्या होगा कि जो करैक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन के अंदर जो स्मॉल एम है वो कैपिटल एम से रिप्लेस हो जाएगा और कैपिटल जो आर कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट है, वो आर यू यानी कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट से रिप्लेस हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे करैक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन लिखेंगे और उसको चेंज करेंगे। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्मॉल एम की जगह कैपिटल एम मॉलिक्यूलर मास और सिंपल जो आर है वहाँ उसकी जगह क्या आ गया, आर यू आ गया आपके पास। तो जो सिंपल ये जो एम कैपिटल एम है और मल्टीप्लाई आर है ये सारा का सारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के बराबर होता है, लिहाजा इस सारे की जगह आर यू आ गया और आपके पास इक्वेशन कुछ इस तरह से बनी है और ये इक्वेशन कहलाती है यूनिवर्सल गैस इक्वेशन। और आर यू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू होती है 8314 जूल पर केजी पर मोल पर केल्विन। यहाँ पे आप मोल का इजाफा दे सकते हैं, बाकी यूनिट सेम है। क्यों मोल क्यों आया, क्योंकि हमने मास केजी मोल्स में लिया है। तो ये आपकी थी गैस इक्वेशंस, ये तीनों बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, इनको ध्यान से समझ के आपने करना है। टॉपिक 2.4 स्पेसिफिक हीट्स ऑफ ए गैस और उनका जो मैथमेटिकल फार्मूला है वो क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्पेसिफिक हीट क्या होती है। तमाम लिक्विड्स और सॉलिड्स की एक स्पेसिफिक हीट होती है और इसकी एक ही वैल्यू होती है, लेकिन जो गैस है उसकी जो स्पेसिफिक हीट्स हैं वो काफ़ी होती हैं, उनकी तादाद ज़्यादा है। लाइंग बिटवीन 0 टू इन्फिनिटी इनकी वैल्यूज़ हो सकती हैं डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन पर डिपेंड करता है। तो ये जो दो तरह की स्पेसिफिक हीट्स होती हैं गैस के लिए जो इस्तेमाल होती हैं उनका नाम है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हरारत मखसूसा इसको उर्दू में कहते हैं। तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या है, इट इज़ अ अमाउंट ऑफ हीट, ये अमाउंट ऑफ हीट है जो कि रिक्वायर्ड है जो उस गैस के यूनिट मास यानी कि 1 kg हो सकता है 1 ग्राम हो सकता है यूनिट मास के टेम्परेचर को बढ़ाए कितने डिग्री, 1 डिग्री, और जबकि इसको जो हीट करने की कंडीशन है वो क्या हो, वो कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम और इसका फार्मूला है इस तरीके से Q इक्वल टू mCV T2 माइनस T1, जबकि यहाँ पे जो स्पेसिफिक हीट की वैल्यू होती है वो होती है 707 जूल पर केजी पर केल्विन। ये जो 1 to 2 नज़र आ रहा है ये स्टेट्स होती हैं, यानी कि पहले गैस जो गैस की हालत थी उसको 1 का हमने नाम दिया, फिर जब उस गैस में हीट ऐड हो गई तो उसकी हालत 2 हो गई, इसको हम स्टेट्स कहते हैं। आगे जाके आपको क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ये अमाउंट ऑफ हीट है रखो जो कि किसी यूनिट मास को रिक्वायर्ड है उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए, जबकि उसको हीट किया जाए कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर। यहाँ पे फार्मूला होगा Q इक्वल टू mCP T2 माइनस T1, जबकि CP की वैल्यू है 1005। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि CP हमेशा CV से बड़ी होती है और इन दोनों का यूनिट्स आपने याद रखना है, ये दोनों के यूनिट सेम है और ये उसी तरह सेम है जिस तरह का R का यूनिट है। और लास्ट एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है इस हवाले से, इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट रेशो, यानी कि हरारत मखसूसाओं की निस्बत। इसको हम गैमा से रिप्रेजेंट करते हैं
और ये हमेशा CP/CV के बराबर होती है। तो एयर के लिए ये जो वैल्यूज़ हैं इनको जब हम डिवाइड वगैरह करते हैं तो गैमा की वैल्यू हमेशा हमारे पास आती है 1.4। उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट रेशो, जो कि CP/CV के बराबर होती है। अब हम दोबारा मोलर स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन कर सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मोल ऑफ गैस थ्रू 1 डिग्री। अब यहाँ पे मोलर है, तो मोलर में हम जो यूनिट मास की बजाय यूनिट मोल का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे और सेम डेफिनेशन है। तो ये भी इसी तरीके से जो है वो फ़र्क सिर्फ इस बात का होता है कि जो हमने लास्ट टाइम सिंपल मास यूज़ किया है, यहाँ पे हम मॉलिक्यूलर मास इस्तेमाल करते हैं जिसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि दो जो स्पेसिफिक हीट्स हमने पढ़ी हैं उनके आपस में रिलेशन क्या है। तो दिस इज़ द रिलेशन। अब देखिए R की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। अब नेगेटिव ना होने का मतलब ये है कि हमेशा ये चीज़ बड़ी होगी, और यही मैंने आपको बताया है कि CP इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन CV। तो ये जो रिलेशन है बड़ा इम्पोर्टेंट है। और ये कैसे आता है, ये इसकी डेरिवेशन कुछ इस तरीके से की जाती है कि हमने एक फार्मूला पढ़ा था जो कि थर्मो के फर्स्ट लॉ में हमने पढ़ा था, Q = U+W। तो इस फार्मूले में हम इन तीनों चीज़ों की वैल्यूज़ पुट करेंगे। W जो है आपको बताया था कि प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम होता है, ये वैल्यू पुट की जाएगी। जबकि इंटरनल एनर्जी हमेशा जो है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पर ली जाती है, लिहाजा फार्मूला होगा MCV। जबकि Q जो होगा वो MCP T2 - T1। ये तीनों फार्मूलाज यहाँ पे पुट किए जाएंगे और हमारे पास कुछ चीज़ें कॉमन लेने के बाद हमारे पास जो फाइनल रिलेशन आएगा वो ये वाला आएगा। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि इसी के हवाले से है, आपको पेपर में आता है कि प्रूव करें कि गैमा = R/CV+1। तो ये आपने इसको ज़रा सोच के इसी टॉपिक के रिलेटेड सॉल्व करना है और इसको करके जो है ना वो देखना है कि आप इसको कर पाए हैं या नहीं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पेपर में आने वाला शॉर्ट क्वेश्चन है। टॉपिक 2.5 एंथैल्पी और एंट्रोपी में फ़र्क। तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझने की कोशिश करनी है आपने। किसी भी सिस्टम में जो टोटल हीट होगी वो उसकी एंथैल्पी है, और ये हमें ये बताती है कि जो सिस्टम में हीट दाखिल हुई है वो उस सिस्टम उसको कितना काबिल बना रही है कि वो हमें काम करके देगा। यानी कि इट आंसर्स दैट हाउ मच अ सिस्टम इज़ एबल टू गिव अस वर्क, यानी कि सिस्टम कितना काबिल हो चुका है हमें काम देने के लिए। दूसरा पॉइंट एंथैल्पी का क्या है कि ये इट इज़ अ एनर्जी कंटेंट ऑफ अ प्रोसेस दैट कैन बी रिकवर्ड। ये जो एनर्जी, ये वो एनर्जी है जो कि रिकवर्ड हो सकती है। एंथैल्पी वो एनर्जी है जो कि किसी प्रोसेस होने के दौरान रिकवर्ड हो सकती है। इसको यूज़फुल एनर्जी, अवेलेबल एनर्जी भी कहते हैं। चूँकि ये एक एनर्जी मेजरमेंट है एंथैल्पी, लिहाजा एनर्जी जो है वो सिस्टम की प्रॉपर्टी हुआ करती है। तो जब भी वर्क डन होगा एंथैल्पी में चेंज होगा। फार्मूला क्या जी, इसको कम्बिनेशन प्रॉपर्टी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें प्रेशर, वॉल्यूम और इंटरनल एनर्जी ये कंबाइन होके आ रहे हैं। एंथैल्पी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है जिसमें मटेरियल डिवाइड हो सकता है, और इसका यूनिट है किलो जूल, सिंपल जूल भी है चूँकि ये एनर्जी है। अब फार्मूले की तरफ आएँ। एंथैल्पी को थर्मो में कैपिटल H से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये बराबर है कैपिटल U यानी कि इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर इनटू वॉल्यूम। अब इसको हम डिफाइन भी कर सकते हैं इस तरीके से कि सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड एंथैल्पी। अब हम एंट्रोपी की बात करते हैं। एंट्रोपी किसी भी सिस्टम में डिसऑर्डर की जो कह लें इंतहा है या वैल्यू है वो है, दैट इज़ मेजरमेंट ऑफ मॉलिक्यूलर रैंडमनेस। ये मॉलिक्यूलर जो उसमें रैंडमनेस पाई जा रही है, बेतरतीबी पाई जा रही है, उसकी मेजरमेंट है। इट इज़ ये वो एनर्जी है जो किसी प्रोसेस के होने के दौरान ज़ाया हो जाएगी, यानी कि अनअवेलेबल एनर्जी है जिसको हम यूज़फुल वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जब भी वर्क डन होगा एंट्रोपी में चेंज ज़ीरो होगा। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि जब भी वर्क डन होगा एंथैल्पी में चेंज होगा, लेकिन जब भी वर्क डन होगा एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं होगा।
एंट्रोपी में चेंज को ज़ाहिर करते हैं डी एस, स्मॉल डी डिफरेंशियल यानी कि चेंज, एस एंट्रोपी का सिंबल है, और पर ये यूनिट टेम्परेचर पे देखा जाएगा और उसका यूनिट है जूल पर केल्विन, जबकि इसका यूनिट क्या था, किलो जूल। ये भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है जो कि मैस पर डिपेंड करती है। अगर ये इंटेंसिव होती तो इसका मतलब था कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ मैस है। दोबारा कुछ हम यहाँ पे देख लेते हैं कि एंथैल्पी और एंट्रोपी में फ़र्क क्या है। ये टोटल हीट कंटेंट है जो कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम में होता है, और एंट्रोपी क्या है जो कि अनअवेलेबल एनर्जी है उसका है। ये हमें हीट ट्रांसफ़र का आइडिया देता है जो कि कांस्टेंट प्रेशर पर होता है, और एंट्रोपी हमें आइडिया देती है सिस्टम की रैंडमनेस का। एंथैल्पी जो है वो रिलेट करती है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के, जबकि एंट्रोपी इज़ रिलेटेड टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उसके बाद ये जो है चेंज इन एनर्जी ऑफ सिस्टम आफ्टर द रिएक्शन, उसको मालूम करने के लिए इस्तेमाल हो सकती है, जबकि ये डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस उसको जो है ना मालूम करने के लिए इस्तेमाल हो सकती है। तो बेसिकली रिएक्शन के मद्देनज़र दो चीज़ें होती हैं, एंट्रोपी और एंथैल्पी। तो अगर आपके एंथैल्पी का जो रिएक्शन है वो उस तरफ ज़्यादा है तो आपकी एंट्रोपी का रिएक्शन कम होगा। सिमिलरली वाइस वर्सा होगा, अगर आपकी एंट्रोपी बढ़ रही है तो आपकी एंथैल्पी क्या हो जाएगी, उसका रिएक्शन कम हो जाएगा। तो ये आपस में इनका रिलेशन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंट्रोपी हम क्यों पढ़ते हैं, एंट्रोपी की इंपॉर्टेंस क्या है। तो कुछ पॉइंट्स पढ़ना ज़रूरी है। एंट्रोपी का जो लफ्ज़ी तर्जुमा है वो है ट्रांसफॉर्मेशन, फेज़ चेंज। फेज़ चेंज का मतलब होता है किसी भी चीज़ की हालत चेंज होना है, यानी कि जब भी लिक्विड से कोई चीज़ गैस में जा रही है तो वो फेज़ चेंज है। तो हम उस ट्रांसफॉर्मेशन को मेजर करने के लिए जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है एंट्रोपी। सिमिलरली ये जो आपके सामने एफिशिएंसीज मालूम करने के लिए उनमें भी एंट्रोपी का जो इस्तेमाल है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे एक एक्सप्रेशन आपके सामने दिया गया है चेंज इन एंट्रोपी के वाले से, जो कि बराबर होता है डी क्यू पर टी टेम्परेचर। तो कुछ जो रिजल्ट्स हम अखज़ कर सकते हैं वो ये है कि इंक्रीज इन एंट्रोपी इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ गिवन क्वांटिटी ऑफ हीट एट अ लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर के ऊपर हमें एंट्रोपी में चेंज जो है वो ज़्यादा महसूस हो सकता है या ज़्यादा आ सकता है। तो चेंज इन एंट्रोपी का मतलब है कि हम रेट ऑफ अवेलेबिलिटी या अनअवेलेबिलिटी ऑफ हीट जो है ना वो हम देख रहे हैं कि कितनी हीट अवेलेबल या अनअवेलेबल है जो कि वर्क में ट्रांसफॉर्म होगी। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से एंट्रोपी का पढ़ना ज़रूरी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन से सिस्टम की एंट्रोपी ज़्यादा होगी, जिसमें सबसे ज़्यादा डिसऑर्डरनेस है। सॉलिड में सबसे कम होगी, उससे ज़्यादा लिक्विड की एंट्रोपी होगी, और सबसे ज़्यादा गैस की एंट्रोपी होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस सबसे ज़्यादा है। अब ये जो पीछे आपको बातें बताई गई हैं अवेलेबल और अनअवेलेबल हीट एनर्जी, वो क्या है? अवेलेबल हीट एनर्जी का वो पार्ट है जिसको मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करना पॉसिबल है, इसको हम वर्क डन भी कहते हैं। अनअवेलेबल हीट एनर्जी का वो पार्ट है जिसको यूजफुल वर्क में कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं होता और वो वेस्ट हो जाती है, और इसको हम कहते हैं हीट रिजेक्टेड। अब जो चेंज इन एंट्रोपी है वो है मेजर ऑफ अनअवेलेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी या प्रोसेस की इरिवर्सिबिलिटी। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं कि अगर हम हीट को ट्रांसफ़र करें कांस्टेंट वॉल्यूम पर तो वो इंटरनल एनर्जी में चेंज पैदा होगी, और जब हीट ट्रांसफ़र हो कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर तो वो चेंज इन एंथैल्पी यानी कि एंथैल्पी में चेंज पैदा होगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। यहाँ पे हम देखेंगे कि हीट और एंट्रोपी का आपस में क्या ताल्लुक है। ये फार्मूला अगर आप ध्यान से देखें तो इंटीग्रेशन का साइन है, डिफरेंशियल क्यू यानी कि क्यू इज इक्वल टू टी डी एस, या ये इक्वेशन ऑफ एंट्रोपी में हमने पढ़ी है पीछे, डी एस इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई टी। तो यहाँ से हम ये डायग्राम से अखज़ कर सकते हैं कि जो टी एस डायग्राम होगी, टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम होगी, उसका जो एरिया होगा अंडर द कर्व वो आपकी हीट को रिप्रेजेंट करेगा। ये जो एरिया मिसाल के तौर पे आप देख सकते हैं, ये जो एरिया है ये हीट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितनी हीट ऐड या कितनी जो अनअवेलेबल हीट है वो कितनी है।
तो ये थोड़ा सा रिलेशन है हीट और एंट्रोपी के दरमियान। नेक्स्ट टॉपिक इज 2.6 सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम बाय डायरेक्ट फार्मूला। इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो बोर्ड के पेपर में लाजमी आते हैं, कोई एक आध न्यूमेरिकल पूछा जाता है। अब उन न्यूमेरिकल की टाइप्स कौन कौन सी हैं? सबसे पहले वो न्यूमेरिकल्स होंगे जिनमें परफेक्ट गैस लॉज जो हमने 7 कवानीन पढ़े हैं वो इस्तेमाल होंगे। फिर कुछ जो न्यूमेरिकल्स होंगे उनमें गैस इक्वेशंस इस्तेमाल होंगी। और सिमिलरली तीसरे टाइप के न्यूमेरिकल वो हैं जिनमें जो मोलर स्पेसिफिक हीट्स के फार्मूला है उनको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये 3 तरह के न्यूमेरिकल्स होंगे जिनकी आप इस चैप्टर के जो में पाए जाएंगे और उनकी प्रैक्टिस करना आपके लिए ज़रूरी है। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन you may ask in the comments, and you may like the videos, comment on videos, and for more information and videos you may subscribe this channel. Thank you so much.